सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल शक्ति क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग? मेरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जो पीछे ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो बात की थी, उसमें विभिन्न प्रयोगों की सहायता से अपने इसको जिसको समझा था, उसमें आप भली भांति पारंगत हो गए होंगे और आपको अच्छी तरह से तैयार भी हो गए होंगे। तो आज इसी कड़ी में अपने ठोस आकृतियों के आयतन की बात करने वाले हैं, जिसको अपने विभिन्न प्रयोगों के द्वारा समझेंगे और विभिन्न आसान तरीकों से अपने उसको तैयार करेंगे। आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, एक एक फॉर्मूला संबंध बनाते हुए अपने आगे बढ़ेंगे और इन्हीं बेसिक फॉर्मूलों का सहारा लेते हुए इन पर अपने उसका संबंध स्थापित करते हुए आज के अपने फॉर्मूले वो तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान अपने जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनकी ओर लेना चाहूँगा। तो विद्यार्थियों, अपने यदि देखें तो आयत का क्षेत्रफल, आयत क्या है? जैसे ये मेरे पास एक आयत है, तो आयत में एक लंबाई और चौड़ाई है। बस लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दीजिए और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। बिल्कुल साधारण सा बेसिक फॉर्मूला है जी। इसमें दो भुजाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई। इसी तरह वर्ग को यदि मैं देखूं तो वर्ग में चार भुजाएं हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई किसको कहें, तो इसके लिए अपने चारों भुजा बराबर है तो इनको भुजा ही नाम दे देते हैं और भुजा का भुजा से गुणा कर देंगे तो भुजा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह वृत्त के क्षेत्रफल की यदि बात करें तो अपने को पता है कि इसके जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर है। तो चलिए आज अपने इसी फॉर्मूलों के माध्यम से, ये बेसिक फॉर्मूले जो आपको तैयार हैं, इन्हीं के माध्यम से आज अपने आयतन के फॉर्मूले हैं वो तैयार करेंगे। तो अपने सबसे पहले आज अपने घन, घना, बेलन, शंकु और गोला, अर्धगोला की जो बात करने वाला हूँ उसको मैं दो भागों में आकृतियों को बांट देता हूँ। अब आप कहेंगे दो भाग कैसे हैं? तो एक भाग में है घन, घनाभ और बेलन, दूसरे में है शंकु, गोला और अर्धगोला। अब पहले भाग का क्या मतलब है? पहले भाग में वे आकृतियां हैं जो एक के ऊपर एक पृष्ठ रखते हुए, समान पृष्ठ रखते हुए तैयार होती है। जैसे घन है, घन में और घनाभ में, या बेलन में बात करूं, बेलन की यदि अपने चर्चा करें बच्चों, तो ये देखो, ये एक रुपया का सिक्का है मेरे पास। ये अपने आप एक वृत्त है पृष्ठ यदि देखें, तो मैं रुपए के ऊपर रुपया, एक एक रुपया रखूंगा तो आप समझ गए होंगे कौन सी आकृति बनने वाली है। तो बच्चों ये बन जाएगा बेलन। देखिए बिल्कुल एक एक पृष्ठ के ऊपर यदि पृष्ठ मैंने रखा है तो ये बेलन तैयार हो गया। तो बेलन किन से बना है? व्रत के ऊपर व्रत रखने से बेलन तैयार हुआ है। एक एक पृष्ठ के ऊपर पृष्ठ अपने रखते जाएंगे और वृत्त के ऊपर व्रत रखेंगे तो एक बेलन का डिजाइन तैयार हो जाएगा। इसी तरह ये आकृति है, ये रुपए, एक एक रुपए के सिक्कों से तैयार ये मेरे पास एक बेलन है। तो बेसिकली ये वो आकृति है जो समान पृष्ठ रखने पर तैयार हुई है, यानी आधार से लेकर शीर्ष तक समान पृष्ठ है। इसी प्रकार घनाभ में यदि देखें बच्चों, तो ये घनाभ में देखो, अब आप सोचिए घनाभ कैसे बना होगा। तो घनाभ में क्या होता है कि एक आयत के ऊपर आयत रखने पर, समान प्रकार के आयत यदि आप रखते जाएंगे तो एक घनाभ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि अपने देखें घनाभ का, तो आप समझ गए होंगे कौन सा उदाहरण की मैं बात करने जा रहा हूँ। आपकी जो बुक है बच्चों, उसमें क्या होता है, प्रत्येक पेज है वो आयत है। ठीक है, पेज के ऊपर पेज, पेज के ऊपर पृष्ठ जो रखे जा रहे हैं और एक बुक तैयार हो गई, यानी घनाभ तैयार हो गया। तो घनाभ है वो आयत, जो आयत है उनसे तैयार हो रहा है। ठीक है, इसी तरह वर्ग के ऊपर यदि वर्ग रखेंगे तो आप समझ गए होंगे मैं कौन सी आकृति की ओर बढ़ रहा हूँ। वो अपने पास एक घन तैयार हो जाएगा। घन में क्या है, ये देखो आपको आधार फलक है, वो इसका एक वर्ग दिखाई दे रहा है। पर इसमें एक ध्यान रखना है अपने को कि वर्ग के ऊपर वर्ग यदि आप रखते जा रहे हैं तो इसकी भुजा के बराबर ही रखने हैं, अन्यथा ये यदि कम या ज़्यादा करेंगे तो ये घनाभ तैयार हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो कहने का मतलब इसमें मूल है वो वर्ग के ऊपर वर्ग की आकृति रखने से ये तैयार होता है। तो ये वो आकृतियां हैं जो समान पृष्ठ को एक दूसरे के ऊपर रखने में तैयार होती है। अब दूसरी शंकु, गोला, अर्धगोला, इनमें कुछ अलग है, उनको अलग तरीके से अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक यदि बात करूं आयतन की, तो आयतन जो है वो बच्चों, कोई भी आकृति है उसके आधार का जो क्षेत्रफल है उसको ऊंचाई से गुणा करेंगे। आप कितनी ऊंचाई तक आधार के पृष्ठ है वो रखते जा रहे हैं तो वो उसका आयतन बनेगा। ये एक बेसिक फॉर्मूला उन आकृतियों के लिए है जो आधार से लेकर के ऊपर तक समान पृष्ठों से बनी हुई है, उनके लिए ये बेसिक अपने काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ में जो आधार फलक है बच्चों वो क्या है, समझ गए होंगे, वो आपके पास एक आयत है। तो यहाँ पर होगा ये जो बेसिक फॉर्मूला आपने ऊपर देखा है, आयत का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, आयत। तो आयत के क्षेत्रफल को यदि ऊंचाई से आप गुणा कर देंगे तो घनाभ का आयतन बन जाएगा। देखो घनाभ और आयत का संबंध हो गया इसमें। घनाभ का जो क्षेत्रफल, घनाभ का जो आयतन है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी आयत के क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई से। इसी प्रकार घन की बात करूं तो घन का संबंध है वो वर्ग से है।
वर्ग का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्योंकि उसमें जो वर्ग के ऊपर वर्ग रखने पर आधार पृष्ठ जो है वो वर्ग है बच्चों, इसलिए वर्ग के ऊपर वर्ग रखेंगे कितनी ऊंचाई तक। ऊंचाई का भी आपको ध्यान रखना है, उसकी वर्ग की भुजा के बराबर रखना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ से अपने देख लिया भुजा स्क्वायर, और भुजा ऊंचाई तक ही अपने उसको रखेंगे, तो ये बन गया बच्चों भुजा क्यूब। देखिए घन का फॉर्मूला भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया आपका। अब बेलन की बात आ रही है। बेलन का तो आपने देखा था कि वृत्त के ऊपर वृत्त रखते हैं तो एक बेलन तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब सीधा सा है, वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी अपने पहले याद किया था, पाई आर स्क्वायर। उसको कितनी ऊंचाई तक आप रखते हैं, तो एच ऊंचाई तक रखते हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो ये देखिए बच्चों, बेसिक जो फॉर्मूला है भी आयतन का, वो है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यानी आयतन होता क्या है, आयतन यही तो है कि कितना स्थान घेरा है, वही अपने आप में आयतन है। अब चलिए अपने आगे बढ़ते हैं शंकु की ओर। तो शंकु में ऐसा नहीं है, शंकु में वृत्त उससे छोटी त्रिज्या का वृत्त उससे छोटी त्रिज्या का, और लास्ट में सिरा वो नुकीला हो जाता है, तो इसमें ये मेथड काम नहीं करेगा। तो चलिए अपने एक और प्रैक्टिकल करेंगे, उसकी सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं उठा रहा हूँ बच्चों, एक तो मेरे पास बेलन है और एक शंकु है, उनकी त्रिज्याएं भी समान है। तो समान त्रिज्या का कैसे पता चलेगा, तो देखिए बच्चों इसके ऊपर रखते हैं, तो बिल्कुल इसकी परिधि समान है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या समान है। ठीक है, ये मैटर क्लियर है। अब उसकी ऊंचाई देखते हैं, तो ये देखिए इनकी दोनों की ऊंचाई समान है। तो कहने का मतलब मेरा सीधा सा यही है यहाँ पर कि मैंने समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के एक बेलन और एक शंकु लिया है। अब अपने आयतन की बात करते हैं, तो मैं बेलन को पूरा पानी से भर लेता हूँ, यानी ये हो गया बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन ये पानी है। अब बच्चों आप ये अनुमान लगाइए कि इससे कितने शंकु भरे जा सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 4। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कितने शंकु इससे भरे जाने हैं। तो अपने देखते हैं कि ये जो पानी है इसे कितने शंकु भरेंगे, उससे अपने फिर एक संबंध स्थापित करेंगे। चलिए मैं पहला शंकु भरता हूँ। तो ये देखिए मैंने पानी से पहला शंकु भरा, और इस पानी को मैं साइड में रख देता हूँ। बाकी पानी देखिए इसमें पड़ा है। तो दूसरा फिर शंकु भरते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखते हैं कितने शंकु भरे जाने हैं। तो ये 2 शंकु भरे गए, फिर भी पानी पड़ा है, चलो देखते हैं कितने भरे जाने हैं। तो ये बच्चों मैंने तीसरा भरा है, ये देखिए पूरे 3 भरे गए। तो यहाँ से एक बेलन से 3 शंकु के बराबर है बेलन का आयतन, ये अपने यहाँ से निर्णय लिया है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 है, या फिर यूँ कहें कि बेलन का आयतन शंकु का 3 गुना है। तो दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से शंकु के लिए यदि देखें तो बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा है। तो बच्चों अपने यहाँ पर कह सकते हैं बेलन के आयतन का फॉर्मूला तो आपको याद है बेसिकली, क्योंकि अभी अपने स्थापित किया था। तो उसमें 3 का यदि भाग दे देंगे अपने, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला है वो तैयार हो जाएगा। तो शंकु का आयतन हो गया बच्चों 1/3, यानी तीसरा हिस्सा बेलन के आयतन का। तो 1/3 बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बन गया बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया शंकु का। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से अपने बेलन के फॉर्मूले के साथ संबंध बनाते हुए शंकु का आयतन का फॉर्मूला है वो तैयार कर लिया। अब बात करते हैं गोले की। तो गोले में बेसिकली बच्चों अपने को क्या करना है, उसके ऊपर छेद निकाल दिया, इसमें पानी भर रहे हैं। तो इसको पूरा पानी से भर लीजिए। इसकी त्रिज्या आपने नोट कर लेंगे। अब आप कहोगे त्रिज्या कैसे ज्ञात करें, तो त्रिज्या ज्ञात करने का मैंने पहले भी बताया था। इससे इसकी त्रिज्या अपने सेंटर निकाल के त्रिज्या वो ले सकते हैं। तो बच्चों अपने इसमें जो पानी जो भरा है, अब इसकी त्रिज्या अपनी जितनी भी है उसका मान 4/3 पाई आर क्यूब में यदि रखेंगे, और उससे जो वैल्यू प्राप्त होगी, मान जो प्राप्त होगा, पानी की मात्रा उसके बराबर है। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये हो गया है बच्चों कि इस गोले का जो आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्योंकि उसकी त्रिज्या इसमें रख के और यदि गणना करें तो उस पानी की मात्रा के बराबर अपना आंसर आ रहा है। तो चलिए ये हो गया गोले का आयतन। तो बच्चों गोले का आयतन है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से आप गोले का आयतन है वो भली भांति याद कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि गोले को मैं 2 भागों में काट देता हूं। देखिए जैसे ये गोला है मेरे पास, ये देखिए ये पूरा गोला है, ठीक है, ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं इसको 2 भागों में काट देता हूं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो पानी आएगा वो आधा आएगा, साधारण सी बात है। तो इसका जो आयतन है वो गोले के आयतन का आधा हो गया है। तो क्योंकि पूरा है जिसमें जितना पानी आना है, अब मैं इसको 2 भागों में काटूंगा तो आधा आधा हो जाना है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला है वो 4/3 पाई आर क्यूब है। तो आप समझ गए होंगे कि अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 का पाई आर क्यूब का आधा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब होगा, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब का आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो इस तरह से बच्चों आज अपने विभिन्न प्रकार के ये जो फॉर्मूले हैं वो तैयार किए, और आप इनके बेसिक जो आयत का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, उनसे अपने संबंध स्थापित करते हुए